अरे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल में जिसका नाम है पंकज जीएस एकेडमी। दोस्तों इस चैनल में जितने भी जीएस में विषय होते हैं वो सारे विषय पढ़ाए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है ताकि बाज़ार में जो लोग मोटी मोटी फीस ले रहे हैं, प्योर कंटेंट नहीं दे रहे हैं, अच्छे से समझा नहीं रहे हैं, उन सारी कमियों को दूर किया जा सके। मैं सभी लोगों की बात नहीं करता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं कुछ दिनों के बाद आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होना है, सहायक समीक्षा अधिकारी का। और अगर आप समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मन बनाए होंगे कि यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम दिया जाएगा। तो ये जो क्लास है दोस्तों, वो सहायक समीक्षा अधिकारी हो, उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस होता है वो हो, उसको बहुत अच्छी तरीके से क्रैक करेगा। मतलब उसके लिए ये क्लास बहुत ही अच्छी है, रामबाण है। तो इस वीडियो को देखिएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपके समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम के लिए 1 महीने कुछ दिन बचे हैं। अगर मैं चाहता तो लिख लिख के भी पढ़ा सकता था, लेकिन उस तरीके से आपका कोर्स ख़त्म नहीं होता जल्दी से। लेकिन मैं पीडीएफ के माध्यम से उतनी ही लगन से समझाऊँगा, उतनी ही बेहतरीन तरीके से समझाऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए और जल्दी क्लास को हम लोग ख़त्म कर लेंगे। ये जो क्लास होगी ये मुश्किल से 15-20 मिनट में आप देखेंगे एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये इस चैनल का मेरा फर्स्ट वीडियो है। वीडियो देखने के बाद एक बार कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, तो देखिए हम लोगों को आज पढ़ना है आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास जो है ये शुरू होता है उत्तरवर्ती मुगल शासकों से। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूँ। औरंगजेब के बाद के जितने भी शासक हैं दोस्तों, वो सारे के सारे उत्तरवर्ती मुगल शासकों की श्रेणी में रखे जाते हैं, ठीक है। तो उत्तरवर्ती मुगल शासकों की श्रेणी में रखे जाते हैं। और आधुनिक भारत इतिहास जब शुरू होता है तो इसकी 3 राजनीतिक प्रवृत्तियां होती हैं। अब आइए समझ लेते हैं कि इसकी 3 राजनीतिक प्रवृत्तियां क्या हैं। तो पहली प्रवृत्ति है उत्तरवर्ती मुगल शासकों का कमज़ोर होना, ठीक है। फिर दूसरा है उत्तराधिकारी व क्षेत्रीय राज्यों का उदय। तीसरा है यूरोपीय औपनिवेशिक कंपनियों का भारत आगमन। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। देखिए, उत्तरवर्ती मुगल शासक का मतलब मैंने आपको बताया ही कि औरंगजेब के बाद के जितने भी शासक हैं वो सारे के सारे शासक क्या हैं बताइए, उत्तरवर्ती मुगल शासकों की श्रेणी में रखे जाते हैं। दोस्तों वो शासक धीरे धीरे क्या होता है आपको मैं पढ़ाऊंगा, देखेंगे वो धीरे धीरे शासक, उन शासकों का जो प्रशासन व्यवस्था है वो ढीला हो जाता है। वो खास करके शराब और शबाब के नशे में खो जाते हैं और इस तरीके से उनका शासन प्रशासन बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ से नींव पड़ता है आधुनिक भारत के इतिहास की। फिर आप देखेंगे कि उत्तराधिकारी और क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो जाता है। इसका मतलब क्या है? उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि जो मुगल शासक होते थे उनके अंडर में ही कुछ राज्य होते थे जो क्या करते थे, अपना शासन प्रशासन चलाते थे। और वो क्या करते थे, एक कर और नजराना जो भी होता था वो मुगल सम्राट को भेज दिया करते थे, ठीक है। तो होता ये है कि जब मुगल सत्ता ही कमज़ोर हो जाती है, केंद्रीय सत्ता ही कमज़ोर हो जाती है, तो जो उसके अधीन शासन कर रहे होते हैं राज्य, वो राज्य क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। क्योंकि उनको पता है कि केंद्रीय सत्ता तो कमज़ोर हो गई, अब अगर अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दें, ठीक है, वो जो बादशाह को कर और नजराना भेजते थे सम्राट को, मुगल बादशाह को, वो न भेजें तो कुछ नहीं कर सकता है। क्यों कुछ नहीं कर सकता है? क्योंकि वो खुद ही शराब और शराब के नशे में डूबा हुआ है, वो कमज़ोर हो गया है, ठीक है। तो वो उनका विरोध नहीं कर सकता है, उनसे लड़ाई नहीं कर सकता है, ठीक है, कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इसलिए धीरे धीरे क्या होता है कि उत्तराधिकारी जो राज्य है वो स्वतंत्र होने लगे। उसी को उदय कहा गया है, ठीक है, कि धीरे धीरे उत्तराधिकारी राज्य जो है स्वतंत्र होने लगे। तो उत्तराधिकारी का मतलब यही होता है दोस्तों, ठीक है। अब क्षेत्रीय राज्यों की बात करेंगे तो क्षेत्रीय राज्य का मतलब ये है कि क्षेत्रीय राज्य ऐसे राज्य थे जो मुगल सत्ता के अधीन नहीं थे, ठीक है। ये ना तो मुगल सत्ता को कर और नजराना भेजते थे। ये बने कैसे मैं आपको बताता हूँ। किसी एक विशेष क्षेत्र में कोई एक व्यक्ति होता है जो नेता बन के उभरता है, लोगों का नेतृत्व करता है और लास्ट में क्या करता है, वो उस स्थान पर एक राज्य की स्थापना कर देता है। तो ऐसे राज्य जो हैं, इन राज्यों को क्षेत्रीय राज्य कहा जाता है। तो आपने क्या देखा कि जैसे ही उत्तरवर्ती मुगल शासक कमज़ोर होते हैं तो उत्तराधिकारी व क्षेत्रीय राज्यों का क्या हो जाता है बताइए, उदय हो जाता है। तो ये आधुनिक भारत इतिहास की ये दूसरी राजनीतिक प्रवृत्ति है, यहाँ से भी आधुनिक भारत इतिहास शुरू होता है। अब तीसरी जो घटना है, ये घटना है यूरोपीय औपनिवेशिक कंपनियों का भारत आगमन। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यूरोपीय औपनिवेशिक कंपनियों का भारत आगमन। तो ये जो आप देख रहे हैं ये तीसरी राजनीतिक प्रवृत्ति है। तो ये 3 राजनीतिक प्रवृत्तियाँ हैं दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास की स्टार्ट होने की, ठीक है। तो
अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि उत्तरवर्ती मुगल शासक का मतलब क्या है। मैंने शुरू में बता ही दिया है कि औरंगजेब के बाद के जितने भी शासक थे, ठीक है, वो सारे के सारे उत्तरवर्ती मुगल शासकों की श्रेणी में आते हैं। अब आइए हम लोग बातचीत करते हैं आगे। तो आगे बातचीत करने से पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, आपको दोस्तों मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए, तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ दोस्तों कि जब औरंगजेब था ना, तो औरंगजेब जब जिंदा था तो उसकी जितने भी साम्राज्य थे वो अपने साम्राज्य को अपने पुत्रों में विभाजित करके रखा था। इसलिए विभाजित करके रखा था ताकि जब वह कभी मरे, ठीक है, तो उसके जो पुत्र हैं वो गद्दी उत्तराधिकार को लेकर के संघर्षरत ना हो, आपस में लड़ाई ना करें, ठीक है। जैसे वो मर जाएगा, मतलब उसकी जब मृत्यु हो जाएगी, तो सभी पुत्र जिन जिन क्षेत्रों में उनको दे दिया गया था शासन प्रशासन संभालने के लिए, या जिन जिन क्षेत्रों में उनको सूबेदार बना दिया गया था, वो अपने अपने सूबे के मालिक होंगे, अपने अपने शासन प्रशासन को चलाएंगे, कोई एक दूसरे से लड़ेगा नहीं गद्दी उत्तराधिकार को लेकर के। तो होता क्या है, अब देखिए आपको बताते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो औरंगजेब था, उस औरंगजेब के जो पुत्र थे वो कौन कौन थे। तो एक जो पुत्र था उसका दोस्तों, उसका नाम था मुअज्जम, और एक जो पुत्र था उसका नाम था आजम, और एक का नाम था कामबख्श, ठीक है। ये तीन उसके पुत्र हैं। तो जो मुअज्जम है इसको सूबेदार बना देता है औरंगजेब, कहाँ पर, लाहौर और पंजाब में, मतलब वो लाहौर और पंजाब का सूबेदार होता है मुअज्जम। फिर जो आजम होता है दोस्तों, वो भी सूबेदार होता है गुजरात का। फिर ऐसे आप देखेंगे जो कामबख्श है वो भी सूबेदार ही होता है, कहाँ का बताइए, बीजापुर का होता है। तो उसने क्या किया था, औरंगजेब ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या किया था, अपने साम्राज्य को अपने पुत्रों में विभाजित कर दिया था ताकि जब वो मरे तो उसके पुत्र एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें। फिर होता क्या है, अचानक से आपको दोस्तों मैं बता दूं, 3 मार्च 1707 की बात है, ठीक है। कब की बात है, देखिए मैं लिख रहा हूँ, 3 मार्च 1707 की बात है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर होती है, तो एक जगह है, इसका नाम है अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर, ठीक। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है अहमदनगर में। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इस पीडीएफ में भी लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए कि 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की कहाँ पर मृत्यु हो जाती है, बताइए, अहमदनगर में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जब अहमदनगर में मृत्यु हो जाती है तब क्या होता है, अब होता ये है कि जैसे ही ये पता चलता है, सबसे पहले उसके बड़े पुत्र को, मुअज्जम को, कि पिताश्री की मृत्यु हो गई अहमदनगर में, तो वो क्या करता है, अपने आप को, एक स्थान है जिसका नाम है पुल-ए-शाहदौला नामक स्थान पर अपने आप को सम्राट घोषित कर देता है, मतलब अपना राज्याभिषेक करा लेता है। चलिए मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कहाँ लिखा है, ये देखिए। जब ये बात पता चलती है मुअज्जम को, अर्थात उसके बड़े पुत्र को, कि उसकी पिता की मृत्यु हो गई है, तो क्या करता है, पुल-ए-शाहदौला, ये देखिए लिखा हुआ है पुल-ए-शाहदौला नामक स्थान पर वो क्या करता है, अपना राज्याभिषेक करा लेता है, अर्थात अपने आप को सम्राट घोषित कर देता है। तो अब आप ही बताइए, उसके 3 पुत्र हैं, एक मुअज्जम है, एक आजम है और एक कामबख्श है। तो मुअज्जम जो है वो अपने आप को सम्राट घोषित कर देता है, राज्याभिषेक करा लेता है। तो क्या ये दोनों भाई चुपचाप बैठे रहेंगे, आजम और कामबख्श, ठीक है। तो आजम और कामबख्श चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे, ये दोनों क्या करते हैं, ये विरोध करते हैं कि तुमने ऐसा कैसे कर लिया, तुम कैसे सम्राट बन गए, अपने आप से राज्याभिषेक कैसे करा लिए। तो ये कहता है कि हम कर लिए हैं या करा लिए राज्याभिषेक, हम करा लिए हैं, तुमको उससे क्या मतलब है, तुमको जो करना है करो। तो धीरे धीरे ये मामला ऐसा बन जाता है कि दोनों के बीच में युद्ध होता है, ठीक है। यह युद्ध, प्यारे दोस्तों, समीक्षा अधिकारी में एक बार पूछा गया था कि इस युद्ध को किस नाम से जाना गया है, तो इस युद्ध को जाजों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। किसी किसी किताब में जाजू भी लिखा रहता है, तो जाजू कहिए या जाजो कहिए, बात एक ही है। तो अब देखिए ये युद्ध होता है, किसके किसके बीच में होता है, तो ये युद्ध 2 लोगों के बीच में लड़ा जाता है। और कौन कौन से लोग हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले जो लोग हैं उनका नाम है मुअज्जम खुद ही लड़ता है, किसके साथ, आजम के साथ, ठीक है। तो मुअज्जम और आजम के मध्य में होता है ये युद्ध। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ है समय कि ये युद्ध जो है वो जाजू के युद्ध के नाम से जाना गया। कब लड़ा गया, जून 1707 में। किसके किसके बीच में होता है, तो आजम के मध्य में होता है और मुअज्जम के मध्य में होता है, मतलब आजम वर्सेस मुअज्जम, इन दोनों के मध्य में होता है। कहाँ पर होता है, जाजू के मैदान में ये युद्ध होता है, इसीलिए इसे जाजू के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये जाजू का मैदान कहाँ पर है, तो एक जगह है जिसका नाम है सामूगढ़। उसी सामूगढ़ जगह के निकट आसपास में कहीं पर ये जाजू का मैदान है, वहीं पर यह युद्ध होता है। तो अब इस युद्ध में होता क्या, आपको पता ही है कि युद्ध में एक की विजय होती है तो एक की पराजय होती है। तो इस युद्ध में भी कोई जीता होगा और कोई हारा होगा। तो इस युद्ध में दोस्तों जो मुअज्जम था, अर्थात जो उसका पहला पुत्र था, बड़ा पुत्र था, वो जीत जाता है, ठीक है। तो इस युद्ध में मुअज्जम की विजय हो जाती है, मुअज्जम जीत जाता है
और मुअज्जम जब जीत जाता है तो जो आजम है वह युद्ध भूमि में मारा जाता है। मुअज्जम ने सोचा कि आजम को मार ही देते हैं, आजम का पत्ता ही काट देते हैं, ना पत्ता रहेगा और ना ही फिर ये विरोध करेगा। तो आजम को क्या करता है, वो युद्ध भूमि में मार देता है, अर्थात आजम युद्ध भूमि में मर जाता है और मुअज्जम की क्या होती है, उस युद्ध में जीत होती है। कौन से युद्ध में? जाजो नामक युद्ध में, जो हुआ था जून 1707 को। तो अब आपको मैं बता दूं कि जैसे ही क्या करता है मुअज्जम ये युद्ध जीतता है तो क्या करता है, वो उपाधि धारण करता है। कौन सी उपाधि? बहादुर शाह की उपाधि। कौन सी उपाधि बताइए? बहादुर शाह की उपाधि। इसी को शाह आलम के नाम से भी जाना जाता है। तो वो यह युद्ध जीत करके बहादुर शाह की उपाधि धारण करता है और शाह आलम कहलाता है। तो अब एक ही व्यक्ति के 3 नाम हो गए हैं, आप याद रखिएगा, मुअज्जम। और मुअज्जम का ही नाम है, जब जाजो का युद्ध वो जीतता है अपने भाई आजम से, तो उसका नाम हो जाता है बहादुर शाह या उसका नाम हो जाता है शाह आलम। अब देखिए, तो 3 भाई थे ना, एक का नाम था मुअज्जम, देखिए एक का नाम था मुअज्जम, एक का नाम आजम और एक का नाम कामबख्श था। तो 2 लोगों के मध्य ये युद्ध लड़ा जा चुका है, मुअज्जम और आजम के मध्य में, और विजय किसको मिली है? विजय मिली है मुअज्जम को। तो अभी देखिए बचा कौन है? कामबख्श बचा है। अब कामबख्श भी क्या करेगा? मुअज्जम से युद्ध करेगा, ये भी उसकी ताजपोशी का विरोध करेगा, ठीक है, राज्याभिषेक का विरोध करेगा। अब ये भी जो कामबख्श है वो मुअज्जम से युद्ध करेगा। तो ये युद्ध जो होता है दोस्तों, ये होता है 1709 में। वो युद्ध लड़ा गया था 1707 में, ये वाला होता है 2 साल के बाद 1709 में। और इस युद्ध को हैदराबाद का युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहा जाएगा बताइए? तो इस युद्ध को प्यारे दोस्तों कहा जाएगा हैदराबाद का युद्ध, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ हैदराबाद के युद्ध में क्या होता है। अब देखिए, इस हैदराबाद के युद्ध में 2 लोगों की सेनाएं आमने सामने हैं। कौन कौन? आप जान ही रहे हैं कि पहला युद्ध जो जीता था वो किसने जीता था? तो वो पहला युद्ध जीता था, क्या बोलते हैं, मुअज्जम ने। अब मुअज्जम ने जीता था तो मुअज्जम का सामना होने वाला है किससे? कामबख्श से। तो ये युद्ध 2 लोगों के मध्य हो जाता है, मुअज्जम वर्सेस कामबख्श, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए, कामबख्श के मध्य में होता है और मुअज्जम के मध्य में होता है, ठीक है। अब इस युद्ध में भी क्या होता है, जो मुअज्जम है अर्थात जिसने जाजो के युद्ध में अपने भाई आजम को हरा करके जो उपाधि धारण किया है बहादुर शाह की, और वो इस युद्ध को जीत जाता है। कौन जीत जाता है बताइए? मुअज्जम इस युद्ध में भी जीत जाता है और कामबख्श इस युद्ध में भी क्या होता है बताइए? हार जाता है। तो इस तरीके से आप दोस्तों देखेंगे, जो मुअज्जम है अर्थात जो बहादुर शाह है, ठीक है, बहादुर शाह है, वो क्या करता है? दोनों युद्ध जीत जाता है। कौन सा युद्ध? हैदराबाद का युद्ध जीत जाता है और साथ ही साथ जाजो का युद्ध भी क्या होता है बताइए? जीत जाता है, ठीक है। तो अब देखिए इस तरीके से क्या करता है, दोनों दावेदारों को ये क्या करता है, युद्ध भूमि में मार देता है और मार करके क्या करता है, ये युद्ध को युद्ध भूमि में मार करके दोनों युद्ध जीत जाता है और जीतने के बाद ये क्या करता है, खुद ही बादशाह बन जाता है, सम्राट बन जाता है। तो अब हम लोगों को इसके बाद दोस्तों पढ़ना होगा मुअज्जम के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि मुअज्जम को ही हम किस नाम से और जानते हैं? शाह आलम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मुअज्जम को हम बहादुर शाह के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में आप पढ़ना होगा। तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका भाई कैसा पढ़ा रहा है, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों मैंने कहा था कि बहादुर शाह प्रथम के बारे में आइए पढ़ते हैं। तो बहादुर शाह प्रथम को पढ़ने से पहले आइए समझ लेते हैं कि हम लोगों को उत्तरवर्ती मुगल शासक में कौन कौन से शासकों को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको पढ़ना होगा किसको आप सबसे पहले पढ़ेंगे मुअज्जम के बारे में, जिसको बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना गया था। उसके बाद किसको पढ़ेंगे? तो उसके बाद पढ़ेंगे जहांदार शाह के बारे में। फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे फर्रुख सियर के बारे में, जिसे घृणित कायर भी कहा जाता है। फिर उसके बाद रफ़ी उद दौला के बारे में पढ़ना है। फिर रफ़ी उद दरजात के बारे में पढ़ना है। फिर मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ना है, जिसे रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद अहमद शाह को पढ़ना है। फिर आलमगीर द्वितीय को पढ़ना है, ठीक है। आप टेंशन ना लीजिएगा, मैं सारे जो बादशाह हैं इनके नाम अभी याद करा दूंगा, आपको चुटकी है, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर शाह आलम द्वितीय को भी पढ़ना है। फिर अकबर द्वितीय को पढ़ना है। फिर बहादुर शाह द्वितीय को पढ़ना है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले किसको पढ़ना था? तो सबसे पहले आपको पढ़ना है मुअज्जम को, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मुअज्जम सबसे पहले आपको पढ़ना है मुअज्जम के बारे में। मुअज्जम के बारे में आपको पढ़ना है जहांदार शाह के बारे में। किसके बारे में बताइए? जहांदार शाह, ठीक, जहांदार शाह के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? फर्रुख सियर, ठीक है, फर्रुख सियर के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक। फर्रुख सियर के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही फर्रुख सियर के बारे में पढ़ने के बाद आप देखेंगे तो फिर रफ़ी उद दौला, रफ़ी उद दरजात, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह
द्वितीय के बारे में पढ़ना है। ये दोस्तों जो लाइन से नाम आपके सामने दिए हुए हैं, ये सारे आप नाम क्रम वाइज याद कर लीजिएगा। कभी कभी आपके परीक्षा में ये सारे के सारे क्रम मिलाने को आ जाते हैं या क्रम से लगाने को आ जाता है, ठीक है। और जो सन लिखा है, देखिए कहीं कहीं पर लिखा है, कहीं कहीं पर नहीं लिखा है, तो आप टेंशन ना लीजिएगा। जब मैं विशेष करके पढ़ाऊँगा किसी शासक के बारे में, तो उसका मैं जो उसका सन होगा कार्यकाल का, ठीक है, शासन करने का, वो सन भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग बहादुर शाह प्रथम के बारे में। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। तो अब देखिए बहादुर शाह प्रथम के बारे में क्या लिखा हुआ है। इसकी उपाधि मैंने आपको बताया ही था कि इसकी एक उपाधि क्या थी, बताइए, शाह आलम की उपाधि थी। अब देखिए बहादुर शाह के बारे में एक इतिहासकार है जिनका नाम है खफी खां। क्या नाम है बताइए, खफी खां। ये खफी क्या कहते हैं, खफी खां कहते हैं कि बहादुर शाह जो था वो राजकीय और प्रशासनिक कार्यों में इतना लापरवाह था, इतना बेपरवाह था कि लोग इसको शाह बेखबर कहते थे। मतलब आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपको काम दे दिया जाए, ठीक है, उस काम को आप अच्छे से नहीं करते हैं, बेपरवाह है, लापरवाह है, तो आपको क्या लोग कहेंगे, लापरवाह आदमी तो कहेंगे। ऐसे ही यह अपने जो प्रशासनिक कार्य होते थे, राजकीय कार्य होते थे, उन कार्यों के प्रति लापरवाह बहुत था, ठीक है, बेपरवाह बहुत था, ठीक है। इसको कोई फिक्र ही नहीं रहती थी, चिंता ही नहीं रहता था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है खफी खां। क्या नाम है बताइए, खफी खां। देखिए लिखा भी हुआ है, मैं लिख देता हूँ फिर से कि खफी खां, उनका नाम है खफी खां। तो खफी क्या बोलते हैं, कहते हैं कि इसको शाह बेखबर भी कहा जाता है। तो परीक्षा में हो सकता है आपसे कभी पूछ ले कि बताइए शाह बेखबर किसे कहा जाता है, तो आप ये बात याद रखेंगे कि शाह बेखबर किसको कहा जाता है, बताइए, बहादुर शाह प्रथम को, जिसकी उपाधि है शाह आलम। किसने कहा था शाह बेखबर, तो ये शाह बेखबर कहा था खफी खां, एक इतिहासकार हैं। अब आपसे हो सकता है कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए खफी खां की पुस्तक की क्या नाम है, तो आपको याद रखना है कि खफी खां की पुस्तक की नाम है मुंतखाब उल लुबाब, ठीक है। क्या नाम है बताइए, थोड़ा अजीबोगरीब नाम है लेकिन आप याद करेंगे इसको, मुंतखाब उल लुबाब, ये खफी खां की पुस्तक का नाम है। अब देखिए एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है सिडनी ओवन, ठीक है। क्या नाम है बताइए, सिडनी ओवन। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिडनी ओवन। ये सिडनी ओवन क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि यही एक ऐसा मुगल सम्राट है और यह एक ऐसा अंतिम मुगल सम्राट है जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। अब सोचिए बहादुर शाह प्रथम के बाद, ठीक है, शाह आलम प्रथम के बाद बहुत सारे शासक थे। अभी मैंने आपको दिखाया है, एक बार और दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये तमाम सारे शासक हैं, ये देखिए लाइन से, तमाम सारे शासक हैं, ठीक है, ये तमाम सारे शासक हैं। तो ये बोल क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि यही एक ऐसा शासक है, किसके बारे में बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं मुअज्जम के बारे में, अर्थात बहादुर शाह प्रथम के बारे में, कि यही एक ऐसा शासक है जिसके बारे में क्या कहा जा सकता है, कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। मतलब आप सोचिए इसके बाद के जितने भी शासक हैं वो कितने गंदे टाइप के होंगे, कितने बेकार टाइप के होंगे, उनके बारे में कुछ अच्छा कहा ही नहीं जा सकता है, सिर्फ इसी के बारे में अच्छा कुछ कहा जा सकता है, ये अंतिम ऐसा मुगल सम्राट है। तो ये बात कौन बताता है बताइए, तो ये बात बताते हैं एक इतिहासकार जिसका क्या नाम है बताइए, सिडनी ओवन। आप यहाँ पर देखिए लिखा है सिडनी ओवन, कहते हैं कि यह एक ऐसा अंतिम मुगल सम्राट है जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। हो सकता है कि ये तथ्य आपके परीक्षा में पूछ लिया जाए, तो आप इसको याद रखेंगे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, प्रत्येक शासक जो अपने शासन को अच्छी तरीके से चलाना चाहता है, तो आप अच्छी तरीके से कब चला पाएंगे भाई, आप तभी चला पाएंगे जब आपके संबंध मधुर हों और लोगों से। तो ये भी क्या किया था, कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे शासक थे जिनसे इसने संबंध बड़े अच्छे बनाए थे। वो शासक कौन थे, तो देखिए ये राजपूत जो शासक होते थे उन शासकों से इसने संबंध बहुत ही अच्छे बनाए थे, ठीक है, उनसे संबंध बहुत ही अच्छे बनाए थे। इसके बाद आप देखेंगे कि ये क्या करता है, कुछ काम और करता है। मारवाड़ के एक शासक हैं, ठीक है, मारवाड़ के एक शासक हैं जिनका नाम है अजीत सिंह। इन अजीत सिंह को क्या करता है, युद्ध में पराजित कर देता है। कहाँ के शासक हैं बताइए, तो ये शासक है मारवाड़ के। तो मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को क्या करता है, युद्ध में पराजित कर देता है, मतलब हरा देता है, और हराने के बाद उन्हें 5000 जात का मनसब प्रदान करता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 5000 जात का क्या करता है, मनसब प्रदान करता है। तो हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि एक शासक और हैं, ठीक है, एक शासक और हैं। कहाँ के शासक है भाई, तो ये शासक है आमेर के, ठीक है, कहाँ के शासक है, आमेर के। क्या नाम है इनका, जयसिंह नाम है, ठीक है। तो इनको क्या करता है, मिर्जा राजा सवाई की उपाधि प्रदान करता है, मिर्जा राज सवाई की उपाधि से सम्मानित करता है। तो ये बहादुर शाह ने इतना काम किया। मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। देखिए रिकॉल कराने में क्या है, मैंने आपको बताया ही कि इसकी उपाधि क्या है, शाह आलम इसकी उपाधि है, और यह राजनीतिक और प्रशासनिक, ठीक है, राजकीय और प्रशासनिक कार्यों में बहुत ही लापरवाह है, बेपरवाह है। इसीलिए इसको एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है खफी खां, वो कहते हैं शाह बेखबर। फिर मैंने आपको बताया कि एक और इतिहासकार हैं जिनका नाम है सिडनी ओवन, वो ऐसा कहते हैं कि ये अंतिम मुगल सम्राट है
जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। इसके बाद जितने भी हैं उनके बारे में तो पूछिए मत, किस तरीके से उन्होंने गंधवा के रखा है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। फिर मैंने आपको बताया कि किसी को अगर अपना शासन प्रशासन बहुत ही अच्छे से लंबे समय तक चलाना है तो वो लोगों से संबंध अपना अच्छा बना के रखता है, ठीक है, मधुर संबंध बनाता है। तो इसने भी क्या किया था, कुछ राजपूत शासक थे उनसे संबंध बेहतर बनाए थे। फिर मारवाड़ का जो शासक है अजीत सिंह, उसको ये पराजित करता है, युद्ध में पराजित करके उनको 5000 जात का मनसब प्रदान करता है। इसके बाद आप देखेंगे कि आमेर के शासक जो जय सिंह है उनको मिर्जा राजा सवाई की उपाधि से सम्मानित करता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया बहादुर शाह प्रथम के बारे में। अब आइए और आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है, परंतु बाद में वही दोनों के दोनों व्यक्ति, कौन कौन, अजीत सिंह, ठीक है, जय सिंह, फिर अजीत सिंह और दुर्गादास राठौर, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, हंसते हंसते उनकी स्वतंत्रता की घोषणा को स्वीकार कर लेता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, कमज़ोर किस्म के उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं, ठीक है, जो उनके यहाँ जो उनके अधीन राज्य होता था, जो उसमें शासक होते थे, वो धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लग रहे हैं और ये उनका विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो है ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली तो है नहीं, तो शक्ति बची ही नहीं तो विरोध कहाँ से करेंगे। तो वो जब कहते हैं कि भैया हम स्वतंत्र हो गए, तो ये हंसते हंसते स्वीकार कर ले रहे हैं कि चलो भाई ठीक है तुम स्वतंत्र हो गए, हमने मान लिया। तो ऐसे ही आप देखेंगे जो ये तीन शासक हैं जिनका नाम क्या है, देखिए, जय सिंह और फिर अजीत सिंह और एक का नाम है दुर्गादास राठौर। तो ये तीनों तीनों अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और यह क्या करता है, हंसते हंसते उनकी स्वतंत्रता को स्वीकार कर लेता है। अब देखिए इसने क्या किया है, जो किया है वो आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। ये क्या कर रहा है, कह रहा है, लिखा हुआ है कि इसी के समय पहली बार मुगलों एवं सिखों के संबंध भी बेहतर हुए थे। तो आप याद रखेंगे इसके समय सिखों से भी संबंध इसके बहुत ही बेहतर हुए थे। बोल रहा है कि गुरु गोविंद सिंह इसके दरबार में आए थे और उन्होंने दक्कन के युद्ध में इसके साथ भाग लिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अब ये जो लाइन है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक बार परीक्षा में पूछा गया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसी के समय काल में, ठीक है, एक डच प्रतिनिधि मंडल इसके दरबार में आया था। कब आया था, 1711 में आया था। 1711 में एक डच प्रतिनिधि मंडल जिसका नाम था, एक डच प्रतिनिधि मंडल जेसुआ केटलर के नेतृत्व में आया था, ठीक है, नेतृत्व में आया था। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि डच प्रतिनिधि मंडल जेसुआ केटलर के नेतृत्व में किसके शासन में आया था, किस शासनकाल में आया था। तो आप याद रखेंगे किसके शासनकाल में आया था, बहादुर शाह प्रथम के बारे में, जिसे मुअज्जम के नाम से भी जाना गया है। अब लास्ट में क्या होता है, भाई साहब की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है मृत्यु, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि इनकी जो मृत्यु है वो मृत्यु हो जाती है कब, 26 फरवरी 1712 में, ठीक है, 1712 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपने पढ़ा था कि 1707 में इसने क्या किया था, एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था जाजो का युद्ध। फिर 2 साल के बाद 1709 में ही ये क्या करता है बताइए, हैदराबाद के युद्ध में अपने भाई को हराता है, कामबख्श को। फिर देखिए यहाँ पर 1711 में एक डच प्रतिनिधि मंडल जिसका नेतृत्व करता है जेसुआ केटलर, उसके नेतृत्व में इसके दरबार में आता है या भारत में आता है। फिर आपने देखा कि लास्ट में 1712 में ही क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो मैंने आपको सन बताया है ना, ये सन आप याद रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप रिकॉल करते रहेंगे। अब देखिए अभी इसके बाद के जो शासक बने वो शासक कौन हैं, ठीक है, उनके बारे में अब हमको जानना है। आइए शुरू करते हैं। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों, देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा ये हुआ है कि मतलब इसके जो उत्तराधिकारी थे ना वो इतने मतलब अजीबोगरीब थे कि जब ये मर गया तो इसको दफनाए तक नहीं। कितने दिन तक बताइए, 1 महीने तक, ठीक है। तो वो यहाँ पर देखिए प्रसंग लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इसकी मृत्यु के 1 महीने बाद तक इसका शव दफनाया नहीं गया था। सब आपस में गद्दी उत्तराधिकार को लेकर के लड़ते रहे, ठीक है, भूल ही गए कि पिताजी की मृत्यु होगी, उनको दफनाना भी है, तो लोग भूल गए। तो ऐसे तो ये सब शासक होते थे। तो अब आइए इसके बाद के जो उत्तराधिकारी लोग हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बहादुर शाह प्रथम के जो उत्तराधिकारी हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर 4 लोगों के नाम लिखा हुआ है, जहांदार शाह, रफ़ी उस्सान, जहान शाह और अजीम उस्सान, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये तीनों तो शासक नहीं बन पाते हैं, तीनों के तीनों शासक नहीं बन पाते हैं, ठीक है। मुअज्जम अर्थात बहादुर शाह के बाद बनता कौन है, तो इसमें बनता है जहांदार शाह, ठीक है। तो हमें पढ़ना होगा दोस्तों किसके बारे में बताइए, जहांदार शाह के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अब जहांदार शाह जो है देखिए एक ईरानी गुट का नेता है जिसका नाम है जुल्फ़िकार खां। क्या नाम है बताइए, जुल्फ़िकार खां। तो ईरानी गुट के नेता जुल्फ़िकार खां की सहायता से क्या होता है कि जहांदार शाह, ठीक है, गद्दी पर बैठता है, ठीक है, गद्दी पर बैठता है और यह
पहली घटना है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई दरबारी अमीर है, ठीक है, जिसकी सहायता से कोई मुगल शासक क्या कर रहा है, अपने गद्दी पर बैठ रहा है, ठीक है। तो ये पहली घटना है। अब आइए इसके बारे में और आगे हम देखें। दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं हम लोग जहांदार शाह के बारे में। तो दोस्तों याद रखेंगे आप, परीक्षा में कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए लंपट मूर्ख के नाम से किसको जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे कि जहांदार शाह का जो उपनाम है वो लंपट मूर्ख है। दोस्तों आप इनके उपाधियों को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि उपाधियां इनकी क्वालिटी है, वो इनके गुणों को बताती है। अब आप खुद ही सोचिए, किसी को मूर्ख कहा जाए तो कितना बुद्धिमान होगा वो, तो ऐसे ही इनको मूर्ख कहा जा रहा है और लंपट मूर्ख कहा जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ये बुद्धि वाले होंगे, कितने बुद्धिजीवी होंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया ही था कि औरंगजेब के बाद के जो भी शासक है वो शराब और शवाब के नशे में डूबे रहते थे। तो आइए इसको अब समझते हैं, चलिए। तो तो अब देखिए जहांदार शाह के बारे में बातचीत करते हैं हम लोग। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ईरानी गुट का एक नेता है जिसका क्या नाम है, जुल्फ़िकार खां। तो जुल्फ़िकार खां के सहयोग से क्या करता है, अपने गद्दी पर बैठता है, ठीक है। और यह कोई पहली घटना है इतिहास में, ठीक है, जब कोई मुगल शासक किसी दरबारी अमीर की सहायता से गद्दी पर बैठा हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि जब कोई मुगल शासक किसी दरबारी अमीर की सहायता से क्या करे, बताइए, गद्दी पर बैठे। तो वो इतिहास की क्या है, बताइए, ये पहली घटना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके समय में एक बेसिया थी दोस्तों, जिसका नाम था लाल कुंवर, ठीक है। किसी किसी किताब में लाल कुंवरी भी लिखा रहता है, तो बात वही है, लाल कुंवर या लाल कुंवरी, ये एक प्रकार की महिला है, ठीक है। और इस महिला का शासन प्रशासन में बहुत ही ज़्यादा हस्तक्षेप था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्या था, बताइए, हस्तक्षेप था। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इसके बाद आगे कि फिर लिखा हुआ है कि अजीम उस्सान से उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ, जिसमें लाहौर के निकट अजीम उस्सान मारा गया। तो मैंने आपको शुरू में समझाया था कि तमाम सारे जो है गद्दी उत्तराधिकार को लेकर के लाइन लगे हुए थे, जिसमें से यही शासक बनता है जहांदार शाह, ठीक है। अजीम उस्सान, रफ़ी उस्सान, ये सब मारे गए हैं। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि जो अजीम उस्सान है उसकी क्या होता है, लाहौर के निकट उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन ये क्या करता है, गद्दी पर बैठ जाता है। इसी को बैठाया जाता है, कौन बैठाता है, जुल्फ़िकार खां बैठाता है, जो ईरानी गुट का क्या है, एक प्रकार का नेता है। अब देखिए ये भी क्या करता है, जहांदार शाह ने भी जो राजपूत शासक थे उन राजपूत शासकों से मेल मिलाप की नीति को जारी रखा, क्योंकि शासन प्रशासन आपको चलाना है तो आपको मिलजुल के रहना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी तो आप चला पाएंगे। तो मेल मिलाप की नीति को ये भी क्या करता है, बताइए, जारी रखता है। लेकिन ये शासन प्रशासन के लिए ये भी अयोग्य साबित होता है, अयोग्य साबित होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि शासन प्रशासन हेतु ये भी क्या होता है, नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ, ठीक है, अयोग्य सिद्ध हुआ। मैंने शुरू में बताया ही था आपको कि ये सब बेकार है औरंगजेब के बाद के, ठीक है, बेकार है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सारे के सारे क्या है, बताइए, अयोग्य है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया, किसके बारे में, बताइए, जहांदार शाह के बारे में पढ़ लिया। तो मैंने आपको पढ़ा दिया दो लोगों के बारे में, बहादुर शाह के बारे में, जिसे बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम या शाह आलम भी कहा जाता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया जहांदार शाह के बारे में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, फर्रुखसियर के बारे में। तो देखिए इस तरीके से PDF लगा करके कितना जल्दी हो जा रहा है दोस्तों। मैं आपको बता दूँ कि बहुत जल्दी ही, ठीक है, बहुत जल्दी ही हम लोग ये कवर कर लेंगे, ठीक है, ये कवर कर लेंगे उत्तरवर्ती मुगल शासकों को। मैंने आज पढ़ा दिया आपको मुअज्जम के बारे में, और मुअज्जम के बाद जहांदार शाह के बारे में पढ़ा दिया। 2 क्लास में और लूँगा, और उन 2 क्लास में पूरी तरीके से उत्तरवर्ती मुगल शासकों को अच्छे से आपको समझा दूंगा। इसके बाद जो भी होगा, ठीक है, इसके बाद जो भी होगा यूरोपीय उपनिवेशिक कंपनियों का भारत आगमन, वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। या हो सकता है कि उसके पहले हम उत्तराधिकारी एवं क्षेत्रीय राज्य को पढ़ा दें। जैसे आप देखेंगे उसमें, तो आप देखेंगे अवध पढ़ने को मिलेगा, अवध के बाद आप देखेंगे बंगाल पढ़ने को मिलेगा। ऐसे ही तमाम सारे जो राज्य हैं जिसमें उत्तराधिकारी भी होंगे और क्षेत्रीय राज्य भी होंगे, उनको मैं पढ़ा दूंगा। यकीन मानिए जिस तरीके से समझा रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप बहुत ही अच्छा करके आएंगे आधुनिक भारत के इतिहास में। और ऐसे ही मैं आपको बता दूँ, डेली आपको 3 क्लास मिलेगी अभी इस टाइम। कौन कौन सी क्लास मिलेगी, तो आइए इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं। देखिए 3 क्लास आपको अभी मिलेगी, कौन कौन सी इस टाइम पे आपकी क्या क्लास चल रही है, बताइए, इतिहास, ठीक। चलिए मैं इस कलर से लिखता हूँ ताकि अच्छा आपको दिखे। इस टाइम पे क्लास आपकी चल रही है, देखिए, इतिहास की, है ना, इतिहास की क्लास चल रही है, ठीक है। पहले तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। इतिहास के बाद आप देखेंगे आपको भूगोल भी मैं पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, भूगोल, ठीक है। मैं ऐसे चाहता तो लिख के पढ़ाता, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें, है ना, परीक्षा नज़दीक है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि PDF से ही पढ़ा दूँ। इतिहास भूगोल के साथ साथ मैं आपको दोस्तों पढ़ाने वाला हूँ यूपी स्पेशल, ठीक है। तो ये 3 क्लास अभी आपको
मिलेगी। ठीक है, फिर कुछ क्लास में आगे बढ़ाऊंगा, हो सकता है कि मेरे साथ एक दो लोग पढ़ाने वाले नए आपको दिखें, वो भी अच्छा ही समझाएंगे। तो ये 3 क्लास आपको हर हाल में मिलना है। एक इतिहास का मिलना है, एक भूगोल का मिलना है और एक उत्तर प्रदेश विशेष यूपी स्पेशल की क्लास मिलना है। ठीक है, तो मैं अब इस लेक्चर को यहीं पर दोस्तों ख़त्म करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और ये पूरा का पूरा क्लास मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाऊँगा। ठीक है, एक भी पैसे आपके नहीं लगेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।